उनके माता पिताओं से मिला जाए, उनके दोस्तों के माता पिताओं से मिला जाए, उनके माता पिताओं के दोस्तों से मिला जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके जीवन का आधार है। साले इसने 500 रुपए नहीं दिए यार, 500 रुपए नहीं दिए इसने को। मैं रहूं या ना रहूं, आपने वो काम संभालना है। और हम रहे या ना रहे, एक शहर में जितने लोग रहते हैं उतने सारे पैरेलल यूनिवर्स होंगे उस शहर के अंदर। बहुत ज्यादा महत्ता मैप की, तो मैप आपके चक्र खोल सकता है। आपने जो काम दिया मेरे को, क्या बोलते हैं इसको, संस्कृत की वो जो कहानी आपने बोला था वो मुझे याद करना है। तो संस्कृत की जो कहानी मैंने पोस्ट की थी, एक ग्रामः अस्ति तस्य ग्रामस्य समीपे एकः मार्गः अस्ति तस्मिन् मार्गे एकः कृष्णकायः शिलाखंडः अस्ति और आसीत् सः शिलाखंडः मार्ग मध्ये एव अस्ति। बहवः जनाः तस्मिन् मार्गे गमनं कुर्वन्ति आगमनं कुर्वन्ति, गमनागमन समये सर्वेषां जनानां पादघातः भवति परंतु सर्वे जनाः स्व मार्गे गच्छन्ति। तो ये पूरी कहानी आपको याद करनी है। रोज इस प्रकार से, मान लो कि इसके अंदर 40 वाक्य हैं, मान लो, मुझे पता नहीं कितने वाक्य हैं, मान लीजिए इसमें 40 वाक्य हैं। तो अगर आपको आज 5 वाक्य याद हैं तो आज आपने छठा वाक्य याद करना है और वो 6 वाक्य बोलने हैं, एक बार अपने आप से बोलने हैं, हवा में जाके बोलने हैं, नीले आकाश के तले बाथरूम में बोलने हैं, प्रतिदिन कम से कम 1 बार बोलने हैं। मैं 4-5 बार बोलता था क्योंकि मैं तो सन की आदमी हूं ना, मैं ऐसे बोलता रहता था। पड़ोस में सब लोग देखते थे ये क्या बड़बड़ाता रहता है, क्योंकि स्पष्ट सुनाई में आ नहीं रहा है कि क्या बोल रहा है, बट इतना पता चल रहा है कि ये हिंदी नहीं बोल रहा है या अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ये कुछ तो बोल रहा है। लेकिन अगर उसको करीब से जाके भी बोलूं ना मैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि संस्कृत बोल रहा है, लेकिन इस एक डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, बट इतना चमक रहा है कि हिंदी नहीं बोल रहा है ना, और अंग्रेज की तरह बात भी नहीं कर रहा है, कुछ तो ही बड़बड़ा रहा है ना। तो इस प्रकार से बड़बड़ाता रहता था। तो रोज नए नए वाक्य उसमें जोड़ते रहना और रोज शुरू से लेकर बोलते रहना। तो इस संस्कृत की बात हुई। उसके अलावा मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, इसके लिए भी गए थे हम आज गोबर लेने के लिए। उसके लिए गोबर लेने आज हम गए थे। ठीक है, गोबर की 2 जगह से बात की है। आज जिसमें गए थे हम, जिस गौशाला में, वो आदमी जो बोल रहा था कि ये देशी गाय है, इसका गोबर मैं दे दूंगा, तो हम उसको बोल रहे थे कि ये देशी गाय नहीं है क्योंकि उसे कुबड़ नहीं था। तो बुरा मान गया, वो बोला कि भाई आपको ज्यादा पता है। तो फिर हम उससे थोड़ा क्षमा याचना करके हम वापस आ गए, है ना। क्या पता वास्तव में वो देशी गाय हो, लेकिन कुछ इस प्रकार की देशी गाय हो कि बहुत ही हल्का उसका कुबड़ हो, बहुत ही स्पष्ट कुबड़ नहीं हो। उसके अलावा आज सुबह जब मम्मी कूड़ा फेंकने जा रही थी, नगर निगम की गाड़ी आती है तो कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो आपने कहा कि ऊपर जहां पर आप इस कमरे में रहते हैं वहां पर भी कूड़ा जमा हो गया है। तो उस वक्त मैंने आपको क्या बात कही? आपने ये थी कि अपन को कूड़ा ज्यादा करना ही नहीं, वाली बात तो। हाँ, तो कूड़ा नहीं करने के लिए गुलामवादी मानसिकता है ये गुलामों का बिहेवियर है, गुलामों की हरकतें हैं। जो भी कूड़ा आप पैदा करें वो कोशिश करें कि हद से हद जैविक हो, पत्तों का या फलों के बीजों का, गुठली का, उस प्रकार का कुछ, या हद से हद कागज का, हद से हद, ताकि तुरंत गल जाए। प्लास्टिक का कचरा तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना करें, मतलब इतना निम्न तरीके से उसको प्रोड्यूस करें कि मतलब 1 साल का आप जमा कर पाएं और वो सड़े भी ना। एक वीडियो में मैंने बताया था, एक IITian मेरा फ्रेंड है जो US में प्रोफ बना हुआ है, तो वो ये काम करता है, 2 प्रकार के कूड़े निकालता है। वो प्रतिदिन का जो कूड़ा होता है वो जैविक कूड़ा होता है, तो उसका तो वो बनवा देता है, वो खाद वगैरह बनवा देता है US में। और जो दूसरे प्रकार का कूड़ा होता है, थोड़ा बहुत कुछ मेटल का हो गया, कुछ प्लास्टिक का हो गया, कुछ पॉलीथीन का हो गया, वो पूरे साल भर का इकट्ठा करके रखता है। और वो इस प्रकार से स्लोगन था उसका कि 1 ट्रैश बैग पर ईयर, 1 ट्रैश बैग तैयार करता था वो। ठीक है,
क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट का कंसेप्ट है। हाँ, हम जब भी ये कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, अलग अलग गली में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग कॉलोनी में लोगों से मिल रहे हैं, तो जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो अक्सर मैं एक प्रकार के क्वेश्चंस उनसे पूछता हूं कि भैया आपकी राजनीति में कोई रुचि है, कोई आपकी सामाजिक समस्याओं को लेकर कोई विचारधारा है, कोई खेल में, कूद में, संगीत में, साहित्य में, तकनीकी में, आयुर्वेद में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई रुचि है या कोई विचारधारा है? तो बोले नहीं 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 नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं नहीं नहीं, राजनीति के क्षेत्र में नहीं 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 नहीं, सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वे लोग एक निरर्थक जीवन जी रहे हैं, उनके मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो एक तरफ तो आपके मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, एक तो एक निरर्थक जीवन जीकर आपने एक 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 एक, एक अपमान किया है बेसिकली इस इकोसिस्टम का, एक मानव जीवन में आकर, और उसके साथ में आप इस धरती पर कार्बन की मात्रा और बढ़ा रहे हैं। वो भी ऐसे जो पता नहीं 100 सालों तक ना गले। हाँ, और नुकसान में पहुंचा रहे हैं। मतलब आपके निरर्थक मानव जीवन, आपका जो निरर्थक एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस के चलायमान रहने के लिए भी इस धरती को इतनी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है, इस पर्यावरण को इतनी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। ये कितनी बड़ी मीडियोक्रिटी है, ये कितनी बड़ी हरामखोरी है, मक्कारी है। तो आपका निरर्थक जीवन है, उसको सार्थक बनाने की बजाय इस धरती पर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ ये कचरा उत्पन्न करके, बल्कि जहां आप बैठे हैं वो या तो मेटल की कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी है। लकड़ी के लिए पेड़ कटा है, लोहे के लिए खनिज निकला है इस धरती के अंदर से, जिसकी वजह से इस धरती का जो एक कॉम्पोजिशन, एक मेटेलिक कॉम्पोजिशन है, वो डिस्टर्ब हुआ है। इस धरती का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड है। इस धरती के अंदर जहां जहां भी सोना है, चांदी है, जो भी ग्रेफाइट है, जहां पर भी लोहा है, जो भी कुछ है, इन सब की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा मेटल इस धरती में से निकालते जाएंगे, उतना बेसिकली वो एक मेटेलिक जो कॉम्पोजिशन है धरती का, वो डिस्टर्ब होता जाएगा। आपको आ रही बात समझ में? जितना ज्यादा इस धरती में से आप ऑयल निकालते जाएंगे, पेट्रोल निकालते जाएंगे, कोयला निकालते जाएंगे, लोहा निकालते जाएंगे, सोना चांदी निकालते जाएंगे, उतना बेसिकली इस पृथ्वी के अंदर का जो मेटेलिक कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, नेचुरल जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, और उतना इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक रेडिएशन है, जो एक फील्ड है, फील्ड कहना चाहिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो अपने आप में एक इक्विलिब्रियम में है बाकी पशु पक्षी और मनुष्यों के साथ में। अभी यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि धरती सपाट है या धरती गोल है, जो भी है, बट इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जरूर है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लैट अर्थर्स भी मानते हैं। तो आपके निरर्थक जीवन को सर्व करने के लिए इस पृथ्वी के अंदर से इतना खनिज निकला, या तो कोई पेड़ कटा, और प्लास्टिक भी बेसिकली पेट्रोल से बनती है, इवेंचुअली पेट्रोलियम पदार्थ है। तो आपने बेसिकली अपने जीवन में कुछ सार्थक किया नहीं, उल्टा बेसिकली पॉल्यूशन बढ़ाया, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया। तो ये एक गुलामों वाली हरकतें हैं। तो इस तरह की गुलामों वाली हरकतें हम सुपीरियर ना करें, और यदि कोई करे तो उसको रोके भी, और बार बार करे तो बार बार उसको रोकें। इस प्रकार से डेली बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा कूड़ा पैदा करना एक गाली बन जाए, इस प्रकार के समाज का निर्माण करना है हमें। ये दूसरी बात जो हमने बच्चों के साथ वाला आइडिया शुरू किया था, उसके संबंध में जो मैंने सोचा और जो आइडियाज मुझे आए, और फिर आपको भी मैंने इन्वॉल्व किया, तो उसकी मैं थोड़ी समरी दूंगा। तो क्या हुआ कि मुझे यह आइडिया आया कि जितने भी अनपढ़ या फिर गरीब परिवार के बच्चे हैं इस क्षेत्र में, उन सबको बुलाया जाए, और उनके माध्यम से और बच्चों को बुलाया जाए, और उनको वो सब कुछ सिखाया जाए जो मैं जानता हूं
गिटार बजाना, पियानो बजाना, तबला, ढोलक, बांसुरी, माउथ ऑर्गन बजाना, रूबी क्यूब सॉल्व करना, जगलिंग करना, ये मिड ब्रेन एक्सरसाइज करवाना, है ना। उसके अलावा नान चाकू भी हम चलवाएंगे, दोनों हाथों से लिखवाना, जो पढ़ना नहीं जानते उनसे हिंदी पढ़वाना, जो हिंदी पढ़ना जानते हैं उनसे अंग्रेजी पढ़वाना, जो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं उनसे अंग्रेजी में बात करवाना, है ना। राजस्थान के मानचित्र को देखना, अपना लोकेशन पहचानना, अपने पड़ोसी जिलों को पहचानना, भारत का नक्शा देखना, दिल्ली पहचानना, मुंबई पहचानना, जयपुर पहचानना, अजमेर पहचानना, रिलेटिव डिस्टेंसेस पहचानना, भारत के पड़ोसी देशों को पहचानना, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को पहचानना। मैप को देखने की बहुत ज्यादा महत्ता है, बहुत ज्यादा महत्ता है मैप की। तो मैप आपके चक्र खोल सकता है। कैसे? ये दीवार है, दीवार पे पर्दा लगा हुआ है, बट मैं इस दीवार में घुसा रहा हूं तो मुझे क्या नजर आएगा? मुझे नजर आएगा ईंट, चूना, भाटा, पत्थर। चूना तो होता नहीं है, महान चूना बेसिकली यहां से निकल गया है। तो इसके लिए भी आपको जब भी आपको मौका मिले, आपको उन सब चीजों के लिए समाज को बार बार जलील करना है जो कि वो गलत है। आ रही बात समझ में? जब जब आपको मौका मिले, यहां पे दो ही लोग बैठे बात कर रहे हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, 36,000 लोगों के सामने जा रहा है, बट जब जब भी आपको मौका मिले, वो सब सत्य की चीजें, जो कि सत्य के मार्ग की चीजें हैं, जो परमात्मा के मार्ग की चीजें हैं, जिनको समाज धारण नहीं कर रहा है, उसके लिए समाज को जलील करना है। जैसे कि कोई कूड़ा बढ़ा रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, तो जलील कर दिया वहां पर उसको। जो भी मकान बन रहे हैं या जो भी कारीगर बना रहे हैं, वो चूने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके लिए जलील करना है कारीगरों को, जो मकान बनवा रहे हैं, जो मरे हुए मकान में रह रहे हैं। ठीक है, तो वापस आ जाता हूं उस पॉइंट के ऊपर, मानचित्र वाले पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मुझे बस वो नजर आ रहा है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, दीवार नजर आ रही है। थोड़ा और पीछे आ गया तो अब कमरा नजर आ रहा है, तो मुझे बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। अब बड़ी पिक्चर जब नजर आती है, तो मैं इस पूरे कमरे को जब देखता हूं, तो मुझे ना वो सिर्फ ईंट नजर नहीं आ रही है, अब मुझे बहुत सारी ईंटें, बहुत सारे पत्थर, उसके ऊपर पूरा पेंट, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, छत, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब मेरी सोच बढ़ चुकी है, मेरी सोच का दायरा बढ़ चुका है, मेरा परसेप्शन बढ़ चुका है, मेरा नजरिया एक्सपैंड हो चुका है। अब बहुत सारी चीजें मेरी अवेयरनेस में आ गई हैं। पहले वो एक ईंट का टुकड़ा, वो पत्थर, बस इतना छोटा सा क्षेत्र मेरी अवेयरनेस में था। अब बहुत सारी और चीजें मेरी अवेयरनेस में आ गई हैं, तो मेरी अवेयरनेस अब बढ़ गई है। इसी प्रकार से अब मैं पूरे घर को देखता हूं, पूरे घर को अनुभव में लेता हूं। इसी प्रकार से मैं अब पूरा इलाका, पूरा नुक्कड़, पूरा वार्ड नंबर 46 देखता हूं, और देखता हूं कि कौन कौन यहां पर रह रहे हैं, कैसे कैसे यहां पे नाले हैं, कैसे कैसे यहां पे सड़कें हैं, कैसे कैसे यहां पर बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, दुकान है, किस जात के लोग रहते हैं, किस मान्यता के लोग रहते हैं, किस प्रकार की दिनचर्या के लोग रहते हैं, कितने शराबी हैं, कितने गंजेड़ी हैं, कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग गुलामी के अंदर रोज उसी चक्कर के अंदर काटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कितनी नाई की दुकानें हैं, कितने हलवाई की दुकानें हैं, कितनी कचौरी की दुकानें हैं, कितने ई मित्र की दुकानें हैं। तो ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें मेरे अवेयरनेस में आती रहती हैं। तो अगर एक आदमी 30 साल तक एक ही शहर में रहता है, एक ही ऑफिस में काम करता है, एक ही परिवार वालों के साथ उठता बैठता है, एक ही लेफ्ट, एक ही राइट, फिर एक ही ब्रिज से बार बार उतरता है चढ़ता है, बार बार उतरता चढ़ता है, तो वो उसी चीज को बार बार अनुभव किए जा रहा है 30 साल तक। उसके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे हैं, उसकी चेतना में, उसके अवेयरनेस में नए नए एक्सपीरियंसेस आ नहीं रहे हैं, तो वो नैरो माइंडेडनेस का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग खुलता नहीं है। तो जब दिमाग खुलता है, तब अवेयरनेस एक्सपैंड होती है, और सब कुंडली शक्ति तभी चढ़ती है, और चक्र तभी खुलते हैं। चक्र खुलने का मतलब क्या है? चक्र खुलने का मतलब यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो चुकी है, आपकी चेतना में विस्तार आ चुका है, आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो चुकी है। आप बहुत बड़ी पिक्चर को देख सकते हो।
जो आदमी तीसरे नेत्र के लेवल पर होता है तभी तो वो चीजें देख पाता जो कि सामान्य नागरिक नहीं देख पा रहा है। वैक्सीन के क्षेत्र में या फिर कोरोना के क्षेत्र में या किसी भी चीज के क्षेत्र में, एफडीआई के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, डिमोनेटाइजेशन के क्षेत्र में ले लो, हर वो चीज जो कि एक सामान्य नागरिक नहीं देख पा रहा है, एक विकसित चेतना का पुरुष देख सकता है, पुरुष या स्त्री। तो जब आप मानचित्र को देखते हैं, अभी कल परसों की बात है, सुबह सुबह ही 8-9 बजे मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर के बीच में झगड़ा हो गया, जो कि होता रहता है आमतौर पर किसी ना किसी बात पर, और बहुत ही छोटी सी बात थी, कुछ वो आटे से संबंधित बात थी। क्यों? क्योंकि वो आटा, वो दाल, रोटी, सब्जी जो कि जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी चीज ने उनकी चेतना को बहुत ज्यादा घेरा हुआ है, उनका टेंशन को बहुत ज्यादा घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब आप एक मानचित्र को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार, जो मैं सोचा था कि बहुत बड़ी चीज है ये आटा, ये सब्जी, इसमें कुछ झोल कर दिया मेरी मां ने, तो उसको मैं जाके झगड़ूं और फिर वो उसको डिफेंड करे, फिर पुरानी बात आके वो उसको कुछ एलिगेशन लगाए, फिर वो डिफेंड कर झगड़ा आगे बढ़े। तो छोटी चीजों को इतनी बड़ी चीज बना लेना, वही तो झगड़ा होता है। झगड़ा और होता ही क्या है भाई, तूने मेरे 500 रुपए दिए नहीं यार। छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेना एक झगड़ा होता है, और वो बहुत बड़ी बात आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके जीवन का आधार है। साले इसने 500 रुपए नहीं दिए यार, 500 रुपए नहीं दिए इसने को, उस बात को आप लेकर बैठे। तो जब आप मानचित्र को देखते तो आपको लगता है जिस शहर के अंदर मैं रहता हूं उसके अंदर भी, उसके अगर मैं 5 लाख टुकड़े करूं तो एक जमीन का टुकड़ा निकल कर आएगा, वहां पर मैं रहता हूं और यहां पर ही मेरी पड़ोसन रहती है, इससे मैं झगड़ा कर रहा हूं। ये तो कितनी सूक्ष्म चीज है, दुनिया कितनी बड़ी है। साला ये जो अजमेर है ना, मैं आपको अजमेर का मैप दिखाऊंगा। अजमेर के मैप में जो अजमेर शहर है वो सिर्फ 10वां हिस्सा है। अजमेर का जिला इतना बड़ा है, उसमें पता नहीं मसूदा आ रहा है, कभी ब्यावर भी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, नसीराबाद आ रहा है। तो बहुत, अजमेर जितना शहर है ना उसका 10 गुना बड़ा अजमेर है। अजमेर शहर जितना बड़ा है उसका 10 गुना बड़ा अजमेर जिला है पूरा। तो जैसे ही आप देखते कि अजमेर अपने आप में इतना बड़ा जिला है, जयपुर तो इतना बड़ा जिला है, साला राजस्थान इतना बड़ा है, और भारत में ऐसे क्या क्या है यार, है ना। आप देखते हो कि एक एक जगह छोटी छोटी हर चीज के आगे कोई ये नगर है, कहीं वो नगर है, कहीं ये गढ़ है, कहीं वो गढ़ है, कहीं ये लखनऊ है, कहीं कानपुर है, पता नहीं अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम है। अभी रत्नागिरी में आपको दिखा रहा था, रत्नागिरी, मुंबई से रत्नागिरी जाएंगे, आगे पणजी पड़ेगा, फिर बीच में चिपलून वगैरह पड़ेगा। तो ऐसे जो जगहें हैं जिनके सिर्फ नाम मात्र हमने सुने हैं, वो जगह अपने आप में बहुत सारे संसारों को समेटे हुए हैं। हर एक जगह, अजमेर अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए हैं। उसी प्रकार से चिपलून अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए होगा, मसूदा अपने आप में कितने सारे संसारों को समेटे हुए होगा। आपको आ रही है बात समझ में? बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स है भाई। एक शहर में जितने लोग रहते हैं उतने सारे पैरेलल यूनिवर्स होंगे उस शहर के अंदर। अरे पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है दुनिया, हर आदमी की अपनी दुनिया होती कि नहीं होती है? हर आदमी की अपनी अपनी दुनिया है। तो उस शहर में जितने लोग रहते हैं उस शहर में उतनी दुनियाएं हैं। अब इस बात को समझिए कि एक आदमी की एक दुनिया भी नहीं होती है, एक आदमी भी एक टाइम पर बहुत सी दुनियाओं में रहता है। जैसे कि घर उसकी एक दुनिया है, उसका व्यवसाय उसकी एक दुनिया है, उसकी यादें उसकी एक अलग दुनिया है, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके विजन, उसकी डिजायर्स, ये सब मिलाकर एक ख्याली दुनिया है उसकी। तो एक शहर के अंदर कितनी सारी दुनियाएं हैं। तो जब आप बहुत सारे शहरों को एक साथ एक मानचित्र पर अपने सामने देखते हो तो आपको लगता है कितनी सारी दुनियाएं आप एक साथ देख रहे हो। आप सबको तो देख नहीं पाओगे, मतलब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैं देख रहा हूं बहुत ही डेंसिटी है इसके अंदर, बहुत गहराई है इसके अंदर। उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है।
आपको मेरी बात आ रही समझ में? अरे ये तो बहुत ही सीमित शब्दों में मैंने समझाया। जितना आप मैप को देखते रहेंगे उतने आपको उसके अंदर गहराइयां समझ में आती चली जाएंगी। हर एक शहर में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई क्रांतिकारी हुआ है कभी ना कभी, साहित्य के क्षेत्र में या नाट्य के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या इतिहास के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में कोई ना कोई हुआ है। फिर उसका आंदोलन है, उसकी जीवनी है, उससे जुड़े हुए लोगों का पूरा मूवमेंट है, पूरी क्रांति है। एक ही मैप में आपको चोरा चोरी भी नजर आ रहा है, उसी मैप में आपको रावलपिंडी भी नजर आ रहा है, वहां पर लाहौर भी नजर आ रहा है, कानपुर भी नजर आ रहा है और चंपारण भी नजर आ रहा है। तो एक ही मैप में आपको क्या क्या नजर आता है। एक बहुत ही खतरनाक फिल्म होती है, एक इस प्रकार की फिल्म आपके दिमाग में बनती है जिसका चित्रण नहीं किया जा सकता टीवी के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। ये यात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि आप उस यात्रा को चलने के लिए तैयार है कि नहीं, उत्साहित है कि नहीं है। जितना आप उत्साहित होंगे, जितना एक्साइटमेंट से आप उस चित्र को देखते रहेंगे, मानचित्र को देखते रहेंगे, उतना मानचित्र आपको वो दिखाता रहेगा। ये बात समझ में? इसीलिए जो 25 साल का युवा है, 30 साल का युवा है और उसके बाद 30 के बाद वालों से तो कंप्लीटली उम्मीद छोड़ दो। तो 25 प्लस के 20 प्लस के जो युवा हैं, खासकर अजमेर जैसे गुलाम शहर के, उनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है कि वो चित्र को, मानचित्र को इतने अवेयरनेस से देखेंगे और उस चित्र को अलाउ करेंगे कि वो मानचित्र उनके चक्र खोले। ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो अपने छोटे से चक्रों में बहुत तेजी स्पीड से घूम रहे हैं। वो लोग, ये सारे लोग, इन्होंने अपनी दुनिया बना रखी छोटी सी, उसी चक्र के अंदर घूम रहे हैं, उस चक्र से बाहर नहीं आना चाहते। इसीलिए ये मानचित्र दिखवाने का जो बेनिफिट है, ये या तो बच्चों को है या आपके जैसे सुपीरियर्स को है ना। तो बच्चों के बारे में यह बात मैंने और सोची थी। एक नंबर है यूएस, उसका कॉन्सेप्ट यह है कि टीवी नाम का जो आविष्कार है, उस टीवी नाम के आविष्कार, यह बात तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है ना कि टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से लोगों को न्यूरोप्लास्टिकली किस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है। यह बात तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, यह बात आपको पता है। लेकिन आपको जो बात नहीं पता है, और मैंने कहीं डिस्कस भी नहीं करी, वो ये कि टीवी में जो भी कुछ आ रहा है, जो आपके न्यूरॉन्स को प्रभावित कर रहा है, आपको न्यूरोप्लास्टिकली प्रोग्राम कर रहा है, वो तो है ही। लेकिन टीवी का जो एक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी आपके चक्रों को धीरे धीरे वीकेन कर रहा है और जाम कर रहा है। प्रोग्रामिंग तो सूचना से होती है, जो सूचना आ रही है उसके अंदर बार बार फेना ही लेना, ठंडा मतलब कोका कोला, अब की बार मोदी सरकार, ये जो सूचना आ रही है, वो सूचना से तो आप न्यूरोप्लास्टिकली प्रोग्राम हो ही रहे हैं। लेकिन जो टेलीविजन, जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी थी टेलीविजन की, वो माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी। आपको मेरी बात आई समझ में? तो जो आज की तारीख में 30 प्लस का जो भी युवा कह लो या उसके ऊपर का बुढ़ा कह लो, वो सब लोग ना सिर्फ सूचना के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिकली प्रोग्राम्ड हैं, बल्कि वो जो रेडियो की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, उसकी वजह से उनके चक्र वैसे भी जाम हो चुके हैं। दोनों तरीके से उनका हार्डवेयर भी जाम हो चुका है और सॉफ्टवेयर भी जाम हो चुका है। हार्डवेयर जाम हो चुका है और सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। और इसी वजह से यह और भी मुश्किल है कि पढ़े लिखे युवाओं के बच्चे या समृद्ध परिवारों के बच्चे या ठीक ठाक मतलब शरीफ परिवारों के बच्चे मेरे पास आए, क्योंकि यदि वो आएंगे मुझसे प्रभावित, उनके माता पिता मुझसे प्रभावित हो जाएं, जो कि होते हैं, आस पड़ोस में हैं,
मुझसे प्रभावित जो माता पिता हैं, अगर वे अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं तो वो पहले यही चाहेंगे कि उनके बच्चे पहले पढ़ लिख अच्छा लें। मतलब हितेश के पास जाएं, लेकिन हितेश क्या उनको पढ़ाई भी करवाए पहले, और बाद में सब वे सब करवाए जो भी मैं करवा रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों को मैंने बुलाया उसमें से लगभग आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कुछ काम करते हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई बिजली का काम कर देता है, कोई हलवाई का असिस्टेंट बन जाता है, कोई बेलदार बन जाता है, मिस्त्री का असिस्टेंट बन जाता है ना। और कुछ बस ऐसी, कुछ तो ऐसे हैं कि ना वो कुछ सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो ना तो सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं और ना कोई धनोपार्जन कर रहे हैं। इतना व्यर्थ जीवन है। तो इसमें पूरे में फायदे की बात यह है कि वो माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। और दूसरी बात, मेरे साथ उनका एक बहुत अच्छा आकर्षण भी पैदा हो चुका है। मतलब उनके और मेरे बीच में एक आकर्षण बन चुका है। और मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि मैं किसी भी बच्चे को बाध्य ना करूं कुछ भी चीज करने के लिए और ना करने के लिए, अनलेस वो कोई ऐसी चीज है जिससे कोई फिजिकल डैमेज हो रहा है। गिटार में जैसे कि, मतलब कल एक बच्चा तुषार है, बेसिकली वो गिटार बजा रहा, और वो जो कुछ बजा रहा ना, वो गिटार के क्षेत्र में कोई चीज नहीं है जो बजानी चाहिए, ना उससे कुछ अच्छी धुन निकल रही, ना कुछ भी नहीं निकल रहा। लेकिन वो जो कर रहा था उससे मेरा इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं हो रहा था। वो कुछ तो ऐसा कर रहा था जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उससे इंस्ट्रूमेंट भी डैमेज नहीं हो रहा था। तो बाकी बच्चे उसको जलील कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि इसको करने तो जो ही कर रहा है। वो अपने को डिफेंड भी कर रहा था, यार पहला दिन है यार, कुछ तो करूंगा तभी तो सीखूंगा, है ना। तो वो पैशनेटली कर रहा था। इस प्रकार से कुछ भी खेलो कूदो, मेरा काम बस इतना है कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को या किसी प्रकार की कोई फिजिकल डैमेज ना करें। उसके बाद भी अगर कोई चीज कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता तो मैं उसे बिल्कुल भी विवश नहीं करता हूं। मुझे लग जाता है कि यह आदमी सिर्फ आज एक ही शब्द पढ़ना चाहता है, दुनिया। वो दुनिया ही पढ़ना चाहता है आज, तो मैं दुनिया के आगे नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा जो लड़का है, जो भरत है, वो सिर्फ दुनिया ही पढ़ना चाहता था। वो सिर्फ एक शब्द पढ़ना चाहता था प्रतिदिन। तुषार जो है वो प्रतिदिन, प्रति विजिट, जब भी रोज विजिट होती है, वो 2 वाक्य ही पढ़ना चाहता है। तो उसने बस इतना ही पढ़ा कि 50 से अधिक देशों में 117 से अधिक आबादी, समथिंग कुछ घटना वटना, इस प्रकार से बस इतना पढ़ा उसने। तो इन बच्चों को उठाकर सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलाना बहुत ज्यादा आसान है, बजाय उन बच्चों को सुपीरियरिटी के मार्ग में चलाना जिनके माता पिता पढ़े लिखे हुए हैं या फिर एजुकेटेड हैं, मतलब, या फिर समृद्ध हैं या शरीफ हैं। शरीफी तो हुए भाई। कोई माता पिता अपने बच्चों को ही थोड़ा बोलेगा तू जा यार बिजली का काम करके आया, कुछ सफाई का काम करके आया किसी का घर का, तो 300-400 रुपए लेकर आ। ये अलग ही परिवार है, ये एक अलग ही दुनिया है जहां के माता पिता अलाउ कर देते हैं। और जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को अलाउ कर दिया इस प्रकार के काम करने के लिए, वो माता पिता और वो बच्चे, वो बहुत बड़े एसेट हैं इस देश के। क्योंकि उनको पढ़ाया भी जा सकता है और धनोपार्जन करना तो पहले से जानते हैं। इनके समक्ष वो बच्चे हैं जो भी 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में उस मार्ग पे चल रहे हैं, इस आशा में कि ये जब पढ़ाई कभी खत्म होगी बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद, तब जाके कुछ धनोपार्जन के स्रोत ढूंढे जाएंगे यदि कुछ बचे तो। और अजमेर के माता पिताओं की तो यह मानसिकता है कि वो जो स्रोत होने चाहिए वो सरकारी होने चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो बजाय उन बच्चों को पकड़ के सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलाने के, बजाय उन माता पिताओं के पास जाने के, मैंने सोचा कि इन्हीं बच्चों को सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलाया जाए। इन्हीं को सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाएं, इन्हीं से मिड ब्रेन एक्टिविटीज करवाई जाएं, इन्हीं को दोनों हाथ से लिखना सिखाया जाए। एक लड़का आता है भरत, काला सा,
उसका बॉडी लैंग्वेज कितना वीक है, कितना बीटा बॉडी लैंग्वेज है उसका, उनका बॉडी लैंग्वेज सुधारा जाए, उनको अल्फा की तरह चलना सिखाया जाए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजें हैं। इसके साथ मैंने ये सोचा कि जब ये जो कमरा तैयार हो गया अपना नीचे वाला, जिसमें मैंने मानचित्र लगा दिया है ना, उसमें एक तो तुमको भी मैंने एक काम सौंपा है, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ना सुपीरियर सोसाइटी का, ये मेरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, आपने वो काम संभालना है। और हम रहें या ना रहें, उन्हीं बच्चों को इसके काबिल बनाना है कि हमारी अनुपस्थिति के अंदर वो हमारा नेतृत्व लेकर, या उस समय वहां पे जितने भी लोग जमा होंगे उनका नेतृत्व लेकर उन लोगों को वो सब सिखा सके जो हमने उन्हें सिखाया। हमने उन्हें क्या क्या सिखाया? भाई देखो, गिटार की स्टार्टिंग ऐसे है, ऐसे हैंडल करना है, ऐसे स्ट्रमिंग करनी है, पियानो के ये बेसिक्स हैं, जगलिंग के ये बेसिक्स हैं, ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे लिखना होता है, ऐसे दोनों हाथों से लिखना होता है, संस्कृत के ये बेसिक्स हैं, मानचित्र देखना, मानचित्र पढ़ना। उसके अलावा हम सब कुछ सिखाएंगे आगे, चक्रों के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, क्वांटम के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। तो ये सब चीजें, उसके अलावा सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बांसुरी है, रूबी क्यूब है, इन सब की साजो संभाल बस इतनी ही कि कोई कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर दे, कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, कोई किसी चीज को चुरा कर ना ले जाए, है ना। इसके साथ में हम वहां पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाएंगे। लाइब्रेरी में जो जो भी किताबें होंगी वो बच्चे ही अपने अपने घर से लेकर आएंगे। हर घर में हर बच्चे के पास कोई तो एक पतली सी पुस्तिका या कोई पुस्तक मिलेगी उसे घर में, तो सबसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके मंगवा लें तो 40-50 किताबों का हमारे पास एक सेट तैयार हो जाएगा। तो बच्चे आए और जिसकी जो मर्जी है वो करे, जिसके गार्डनिंग करने का मन है वो गार्डनिंग करे, जो गिटार बजाना चाह रहा है वो गिटार बजाए, जो किताब पढ़ना चाह रहा है वो किताब पढ़े, जो जगलिंग करना चाह रहा है वो जगलिंग करे, जो उल्टे हाथ से लिखना चाहता है, मतलब कि नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना चाहता है, वो उससे लिखने का प्रयास करे। और यहां पर इस प्रकार से जो बच्चों की सभा लगेगी, या बच्चों को मैं बिठाकर जो म्यूजिक प्ले करता हूं, ये एक्टिविटी उन बच्चों के घर पर भी जाके करवाई जाए, उनके माता पिताओं से मिला जाए, उनके दोस्तों के माता पिताओं से मिला जाए, उनके माता पिताओं के दोस्तों से मिला जाए। इस प्रकार से नेटवर्किंग आगे बढ़ाई जाए। ये मेरे अब तक के आइडियाज थे। रोज इस प्रकार से बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। उन आइडियाज में से काफी सारे आइडियाज में लिख भी देता हूं और कुछ आइडियाज पर काम हो भी जाता है। तो कौन कौन से आइडियाज आए, उनमें से किस पर काम किया, जो काम किया उनकी क्या अपडेट्स है, क्या रिपोर्ट है, ये सब हमें रिकॉर्ड करना जरूरी रहता है। और बाकी जो 36,000 सुपीरियर सोसाइटी के जो बाकी 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से लगभग 36,000 ही गुलाम हैं उनको भी ये बताना होता है, ताकि उनके अंदर भी ये वीरता आए, ये ज्योति जागे उनके अंदर भी कि हम भी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलें। और इसके लिए हम अजमेर की ओर चलें।